नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रुप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है हमारे जीएस पोर्शन से। देखिए, आपको पता है हमारे यूपीएसआई में जीएस पोर्शन से 40 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें कि मेन आ रहा है कि हमारा मूल विधि, सेकेंड है संविधान यानी कि पॉलिटी, और थर्ड है सामान्य ज्ञान जिसमें ये सब कुछ आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इन 40 क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, पुरानी पहले सालों में कैसे पेपर आए हैं और इस बार क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, अच्छा जो लोग नए हो उनको बता दें, इन वीडियो पर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं किए जाते, बट यहाँ पर यह डिस्कशन किया जाता है कि प्रीवियस ईयर के बेस पर जो टॉपिक्स हैं इस बार उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, टॉपिक का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाता है और जितने भी क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं ये यहाँ पर कराने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, 1-2 मिनट में स्किप मत करिएगा। हम आपसे वादा करते हैं ये आपके लिए वैल्यूएबल टाइम होगा, जो आप ये टाइम यूज करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको अच्छा होगा, आपको लगेगा कि नहीं आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया इस टाइम में। ठीक है, तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 14 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 3। देखिए, अगर आप नए हैं तो जो पुराने क्वेश्चन है वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट पड़ी हुई, आप देख लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 20-20 मिनट के वीडियो हैं। अगर आप एक दिन में चाहे तो 2 से 3 वीडियो भी देख सकते हैं। यानी कि अगर आप सोच ले कि 1 घंटे हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है यूपीएसआई के, तो आप मेरी वीडियो 3 वीडियो भी एक दिन में देख सकते हैं। इससे आपका रिवीजन बहुत ज्यादा इफिशिएंटली होगा, इफेक्टिव होगा। और यूपीएसआई के एग्जाम आपको बता दें एक्सपेक्टेड है कि 10 अक्टूबर से यूपीएसआई के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल मेहनत से लग जाइए। देखिए, अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा, लास्ट के 40 दिन बचे हुए हैं, यूं कहें 40 दिन से भी कम बचे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत से लग जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस अब्लिक नीति के तहत दी जाती है। देखिए, होता क्या, जैसा कि आपको पता है हमारा भारत देश त्योहारों का देश है, तो मिठाइयां कुछ ज्यादा बनती हैं, तो कई बार हमें चीनी की आयात करना पड़ जाता है और बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आयात करना पड़ जाता है। ठीक है, तो चीनी का अच्छा बताइए सबसे ज्यादा चीनी कहां पर होती है। आप लोगों को पता होगा, ऑब्वियसली पता होगा, फिर भी बता देते हैं जिनको नहीं पता। चीनी सबसे ज्यादा होती है ब्राजील में। ठीक है, तो वहां से चीनी हमको आयात करनी पड़ती है। जब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आयात करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, टैक्स बिल्कुल खत्म कर देते हैं और दे देते हैं ओपन जनरल लाइसेंस। क्या दे देते हैं, ओपन जनरल लाइसेंस, यानी कि खुला सामान्य लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके तहत जिसको जितनी चीनी मंगानी है ओपन हो जाता है त्योहारों में। हर समय नहीं, लिमिटेड, हर समय लिमिटेड रहता है, लिमिटेड जनरल लाइसेंस होता है, बट क्या होता है ओपन जनरल लाइसेंस कर दिया जाता है त्योहारों के समय और शून्य शुल्क लग जाता है, मतलब आयात पर कोई शुल्क नहीं लगता। इसी वजह से देखते हैं आप त्योहार भी आ जाते हैं तो हमारे चीनी के रेट ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, 1-2 रुपए फ्लक्चुएट होते हैं बट ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, क्योंकि उस समय क्या कर देते हैं, शून्य शुल्क यानी कि टैक्सेस जो होते हैं उसको जीरो कर दिया जाता है और चीनी का आयात ओपन कर दिया जाता है पूरी तरह से। तो इसका आंसर क्या है, ओपन जनरल लाइसेंस या खुला सामान्य लाइसेंस के तहत चीनी आयात करने दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था आपका इकोनॉमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। आपको एक चीज बता दें, मॉडर्न हिस्ट्री हमने 10 घंटे की मॉडर्न हिस्ट्री, हालांकि वो एक कंबाइंड वीडियो नहीं है, हमने 15-15 मिनट के करीब 38 लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कंप्लीट की है। यानी अगर आप सबको कंबाइन कर देंगे तो 10 घंटे से कम में भी हमने आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की है। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप सर्च कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वे में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है। हमने खुद पढ़ाई है, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाई है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देखिए 10 घंटे का मात्र वीडियो है। आप चाहे तो एक दिन में 1-2 घंटे पढ़ के भी 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, उसमें ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए, पूरा डिटेल में डिस्कस किए गए। आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस लेवल तक डिस्कस किया गया। ठीक है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था हमारा 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। गांधी जी ने इसमें बोला था करो और मरो का इसमें नारा दिया था, डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। और एक तरह से ये वायलेंट आंदोलन था, काफी हिंसात्मक आंदोलन हो रहा था,
इसको दो चीज बोला जाता है। देखिए इस आंदोलन के बारे में दो बातें याद रखिएगा। एक ये कि ये एक हिंसात्मक आंदोलन था, यानी कि वायलेंट आंदोलन था, वायलेंट मूवमेंट था। दूसरा ये कि एक लीडरलेस मूवमेंट था। लीडरलेस मूवमेंट, ऐसा क्यों लीडरलेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए इसमें बिल्कुल तैयारी थी कि करो और मरो नारा दे दिया था गांधी जी ने, सब लोग आ गए थे। तो हुआ यूं कि जब अंग्रेज समझे कि बहुत ज्यादा हिंसा होने वाली है और बहुत दिक्कत होने वाली है, तो अंग्रेजों ने रातों रात यानी 8 अगस्त को ही 9 अगस्त के पहले पहले तक जो मेन लीडर थे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे, सबको जयप्रकाश नारायण हो गए, सबको जेल में डाल दिया और अलग अलग जेल में डाला। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, किसको किस जेल में डाला गया? आगा खां जेल में डाला गया था गांधी जी को। तो ये सब चीजें आप याद कर लीजिएगा। सरोजिनी नायडू जी भी उसी साथ में रखा गया था उसी में। तो ये क्वेश्चन भी अलग से आप देख लीजिएगा, उस वीडियो में हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन नाम से आप चाहे तो सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो ये सारे सबको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। तो ये क्या बन गया? हमारा लीडरलेस आंदोलन बन गया। तो इसमें हमने देखा और बहुत लोग नए निकल कर आए, क्योंकि आंदोलन तो हमारा चला और अच्छा आंदोलन चला। तो उसी में एक रोल था अरुणा आशफ अली जी का। इन्होंने बहुत अच्छे से रोल प्ले किया और लोगों को मोटिवेट किया। ऑलरेडी इनके पास इनके जो लोग थे, जो इनको फॉलो करते थे, इनके फॉलोवर्स थे, वो इनको मानते थे। लेकिन इस आंदोलन को इन्होंने और बढ़ चढ़कर बोला, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, और लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, लोगों को उकसाया, बुलाया, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ बताया चीजें, और इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। इस योगदान के लिए इनको इस आंदोलन की रानी बोला जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी बोला जाता है किसको? अरुणा आसफ अली जी को। अच्छा, एक नाम आप भारत छोड़ो आंदोलन से और याद कर लीजिए, वो है उषा मेहता। क्या नाम है? उषा मेहता। इनका नाम इस वजह से हम बोल रहे हैं, ये भी लेडीज हैं और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। वो इस वजह से कि जैसा कि हमने बताया लीडरलेस मूवमेंट था, सब लोग को जेल में डाल दिया गया। अब कोऑर्डिनेट कौन करेगा भाई? जब मेन लीडर चला जाता है तो सब लोग तो फिर इधर उधर जाएंगे। आपको पता है राजा अगर अंदर हो गया तो फिर बाकी सेना तो कोऑर्डिनेट ही नहीं हो पाएगी सही ढंग से। तो कोऑर्डिनेट कर उषा मेहता जी उस समय रेडियो चलाती थी, कांग्रेस रेडियो। उस समय ये रेडियो से सबको कोऑर्डिनेट कर रही थी, सब लोग को बता रही थी कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे आंदोलन चल रहा है, कौन जेल में डाल दिया गया, कैसे कैसे आप कहां पर अंग्रेज किस तरह हमला कर रहे हैं, आपको कैसे कैसे मतलब उनसे टक्कर लेनी है। तो उषा मेहता जी रेडियो के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रही थी। और इनके साथ एक और नाम है बहुत ज्यादा, राम मनोहर लोहिया साहब। राम मनोहर लोहिया जी का आपने नाम भी सुना होगा। तो राम मनोहर लोहिया जी भी थी, उषा मेहता जी के साथ ही थे। ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे रेडियो के थ्रू। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया था। बट इनको रानी के उसमें एक टिक मत कर दिया, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको क्लियर कर दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली जी को कहा जाता है। ये एक तरह से आप गांधी जी के साथी थी, उसी मैदान से इन्होंने भाषण दिया था और लोगों को मोटिवेट किया था कि आप इस आंदोलन पर बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इस वजह से इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, उषा मेहता जी का नाम याद रखिएगा। लीडरलेस मूवमेंट किसे कहा जाता है? आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसे लीडरलेस मूवमेंट नाम से भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट था। हिंसात्मक मूवमेंट कौन सा बन गया? अच्छा, हिंसात्मक मूवमेंट से एक दो बात आपको और बता दें, बहुत सारे लोगों ने इसमें इस वजह से पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। जैसे कि मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, हिंदू महासभा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हिंदू महासभा, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, कि बोला कि ये हिंसात्मक मूवमेंट बन रहा है और ये ठीक बात नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ कांग्रेस के फेमस लीडर्स थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध नाम है सी राजगोपालाचारी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि ये हिंसात्मक मूवमेंट बन रहा था। इनका मानना था कि नहीं, हम अहिंसा के दम पे ही आजादी लेंगे, हिंसा हमें नहीं करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको भारत छोड़ो मूवमेंट से आपको याद रखने हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन में टाइम लगता है, और जैसा कि हमने बताया, हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं, पूरी डिटेल में चीजें बता रहे हैं, पूरा टॉपिक समझाने की कोशिश रहती है हमारी। तो आप पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठा करें। ये जो हम पॉइंट बता रहे हैं, इनको आपको फेयर नहीं करना कि आपको नोट्स बनाने हैं, उसको रिवीजन करना है। आप बस रफली लिखते रहा करें, पॉइंट वाइज लिखते रहा करें, जैसे हम लिख रहे हैं ना, बस ऐसे लिखते रहा करें, जिससे कि आप फोकस्ड रहेंगे पढ़ने के लिए। 20 मिनट का जो हम क्लास लेते हैं उसमें आप फोकस्ड होकर पढ़ पाएंगे, आपका पेन चल रहा है, आपका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होगा और आप ध्यान पूर्वक उसको पढ़ पाएंगे। इस वजह से रफली नोट्स जरूर बनाया करें
और बाकी तो हम यहाँ पर रिवीजन कराते ही रहते हैं। कल भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया मान लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन से, तो वापस से हम इसको रिवीजन करा देंगे, तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिक रट जाएंगी। ये हमारे पढ़ाने का तरीका है कि आपको ये सारी चीजें अपने आप रट जाएंगी, ठीक है। तो आपको बार बार रिवीजन करने की अपने आप जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप जब क्लास किया करें तो बहुत ज्यादा मन से किया करें, बिल्कुल फोकस्ड होके, इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत दिया करें, फोकस्ड होके कॉपी पेन लेकर बैठा करें और ध्यान से बस सुना करें, ठीक है। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे हमारी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से देखिए, किस अभयारण्य को वेबनाड पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है? देखिए वेबनाड एक झील का नाम है एक्चुअली, तो और ये झील पड़ती है केरल में कुमारकोम, एक वहां पर जगह है उसके किनारे पड़ती है, तो इस वजह से उसको वेबनाड पक्षी अभयारण्य भी जाना जाता है। और जगह का नाम क्या है? कुमारकोट जगह का नाम है, तो वहां पर है, तो वहां पर क्या बोल देंगे? कुमारकोट पक्षी अभयारण्य। तो इसी वजह इसको किस नाम जाना जाता है? वेबनाड पक्षी अभयारण्य के नाम जाना जाता है। और ये कहाँ है? केरल में, ठीक है। अच्छा इसकी एक चीज और बता दें, पहले यहाँ पर रबड़ का उत्पादन किया जाता था, तो मतलब रबड़ का प्रोडक्शन के लिए पेड़ लगाए जाते थे, रबड़ के लिए बहुत जाना जाता था ये जगह कुमारकोम। लेकिन अब वो जो जगह है उसको पक्षी अभयारण्य बना दिया गया है, तो अब वहां पर उस तरह का प्रोडक्शन नहीं होता है, अब ये पक्षी अभयारण्य के रूप से ज्यादा जाना जाता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जिस क्वेश्चन में जितना एक्सप्लेन करने की जरूरत है उतना करेंगे, आपका टाइम बिल्कुल भी यहाँ पर वेस्ट नहीं किया जाएगा ज्यादा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। देखिए हर क्वेश्चन अलग अलग फील्ड से आ रहा है, इसी वजह से बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए एग्रीकल्चर कृषि का क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीत को क्या कहा जाता है? देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में और पूछा गया है पिछले सेट पर। उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि की भूमि को जलाया जाता है, ये किस एरिया में किया जाता है, ऐसी कृषि कहां पर की जाती है? तो हमने आपको पहले बताया था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो आदिम जाति, जो मतलब जो पिछड़े इलाके कुछ हैं, जो आदिम जातियां जो हैं वहां पर इलाके जो हैं वो लोग क्या करते हैं? खेत को जला देते हैं और जलाने के बाद उसमें बीज बो देते हैं और इस तरह करके खेती करते हैं। तो यहां पर पूछा जाता है इस खेती का नाम क्या है या इस रीति को क्या बोला जाता है? तो इस रीति को बोला जाता है झूम कृषि। क्या बोला जाता है? झूम कृषि। इंग्लिश में इसका नाम होता है स्लैश एंड बर्न। क्या नाम होता है? स्लैश एंड बर्न, ये इसका नाम होता है इंग्लिश में। इसमें एक्चुअली ऐसा करते क्यों है हमने आपको पहले बताया था। एक्चुअली जो इलाके हैं यहाँ पर पानी की कमी बहुत कम होती है, उर्वरक क्षमता बहुत कम होती है, तो ये लोग करते क्या है, कुछ एरिया पर, सारे पर नहीं, एक साथ नहीं करते। मान लीजिए आपकी टोटल लैंड है, तो ये टोटल लैंड पर नहीं, वो क्या करेंगे, इतने से लैंड पर जितने पेड़ लगे हुए हैं इनको काटेंगे ऊपर से, उसके बाद जला देंगे। जलाने के बाद इसमें बीज बो दिया जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें पानी की अब जो आवश्यकता होती है वो कम होती है। अब क्या होगा, ये इनका करीब 2 से 3 साल तक इसमें खेती कर लेते हैं। मतलब एक बार बस जला दिया, उसके 2 से 3 साल तक ये जमीन उनकी काम आ जाती है, इस पर खेती करते रहते हैं। फिर जब देखते हैं कि इसकी उर्वरक क्षमता कम हो गई, अब ये खेती लायक नहीं रह गई, तो इसको छोड़ देते हैं, इसमें वापस पेड़ पौधे उगने देते हैं और वापस से ये एज अ वन बनता है, या झाड़ियां बोल दीजिए, ये वन बनने लगता है और तब तक इसमें काम करने लगेंगे। और जब ये वापस वन बन के तैयार हो जाएगा तो वापस इसको जला देंगे और वापस, मतलब यहाँ पर इस तरह करके 2-3 साल तक इसमें खेती होती है और फिर वापस इसको पेड़ लगा के इसको छोड़ दिया जाता है कि वापस से ये पानी खींचे और वापस से ये पानी खींचकर जमीन पे ले आए। ठीक है, तो इस तरह की कृषि है, इसको बोला जाता है झूम कृषि। याद रखिएगा, इलाके याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा चुका किस इलाके पर होता है, तो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। वहां की खासकर जातियां कौन सी? आदिम जातियां जो हैं वो इस तरह की खेती करती हैं। आदिम जातियों के जो लोग हैं, आदिम जातियों के जो लोग, वो इस तरह की खेतियां करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कृषि का और या ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन, इसको कंबाइन कह सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपका मूल विधि का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पढ़िए, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से, ये वर्ड पर ध्यान दीजिए, ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह से घायल कर देता है। ए ने अपराध किया। तो देखिए, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा था, समझाने की तो खास जरूरत नहीं है। बात ये कि 2 दोस्त हैं, ए और बी, आपस में डिस्कशन होता है। ए ने बोला चलो मुक्केबाजी का एक खेल खेलते हैं और देखते हैं कौन जीतता है, और बस खेल खेलना था और बिना किसी बुरी मंशा के
ए ने बी को अच्छे से पीटा, अच्छे बाजे अच्छा मुक्के उक्के मार के उसको हरा दिया, घायल कर दिया और ए तो जीत गया। लेकिन क्या ए ने कोई अपराध किया उसको जो घायल कर दिया? नहीं, उसकी मंशा बुरी नहीं थी। देखिए इसका जिक्र कहां पर हुआ, आईपीसी की धारा आपको बता दें, आईपीसी की धारा 85, 86, 87 यहां पर ये सब चीजें जिक्र की गई हैं। उसमें आईपीसी की धारा 87 पर यह बोला गया है कि अगर कोई अपराध बुरी मंशा से नहीं किया गया है तो वो अपराध नहीं होता है। तो यहां पर क्या बोला गया है, ए ने अपराध किया। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ए ने अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसने किसी बुरी मंशा से वो काम नहीं किया था, वो एज मनोरंजन हेतु कर रहा था। इसमें देखिए साफ साफ मेंशन है, मनोरंजन हेतु कर रहा था, उसने किसी बुरी मंशा से नहीं किया है, तो इस वजह से ये अपराध नहीं होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट एक पूरी तरह से गलत हो जाएगा। चलिए सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं। पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था, यानी कि उसने कोई अल्कोहलिक चीजें पी ली या कोई भी ऐसा नशे की चीजें पी ली, मादक प्रभाव में था, उसने अपनी मर्जी से ली, जो कि उसने अपनी मर्जी से ली, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, उसने अपनी मर्जी से कंज्यूम किया है क्या, मादक पदार्थ। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझ कर कि उसके हाथों से क्या हो रहा है, पी ने क्यू की हत्या कर दी। क्या पी ने कोई अपराध नहीं किया? अब देखिए यहां पर इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, एक आदमी है पी, उसने क्या किया, अपनी मर्जी से कोई नशा किया, ठीक है, नशा तो उसने अपनी मर्जी से किया, लेकिन नशे में उसने क्या कर दिया, किसी दूसरे आदमी की हत्या कर दी। तो अब आप क्या बोलेंगे कि उसने अपराध किया है कि नहीं किया? देखिए जो हमने बताया आईपीसी की धारा जो 85 और 86 कहती है, इसने जो ये अपनी मर्जी से ले लिया ना, जो ये मादक पदार्थ, यहां से इसने गलती कर दी, अपनी मर्जी से उसने नशा किया है और उसको नशे के साइड इफेक्ट पता रहे होंगे कि क्या क्या हो सकते हैं, और उसने यहां पर गलती कर दी और इस वजह से ये एक अपराध की श्रेणी में आता है कि उसने अपनी मर्जी से वो अल्कोहल कंज्यूम किया था। तो ये एक तरह का अपराध होगा। यहां पर बोला गया है पी ने कोई अपराध नहीं किया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। तो अच्छा, अगर यहीं पर लिख दिया जाता कि उसे किसी और ने मादक पदार्थ पिला दिया था धोखे से, तो देखिए, और उसके हाथों से हत्या हो गई, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अगर आपको किसी ने कोई अल्कोहलिक या कोई भी मादक पदार्थ आपको दे दिया है, धोखे से दे दिया है, और आपने फिर कोई गलत काम कर दिया, किसी की हत्या कर दी, तो ये आपकी गलती नहीं थी, ये उस पर्सन की गलती थी जिसने आपको करने के लिए प्रमोट किया, काफी आपको प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए हर क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नवंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो देखिए 30 नवंबर 2017 तो याद करने की जरूरत नहीं, कौन थे उस समय, उर्जित पटेल साहब थे, इसको याद करने की जरूरत नहीं। फिलहाल आप बताइए कि इस समय 2021 में अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, हर हालत में आपको पता होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस कैंडिडेट है तो। और आपको बता दे, रिजर्व बैंक के जो भी गवर्नर होते हैं उसकी साइन होती है किस पर? आपके नोटों पर होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप कोई भी नोट निकाल कर देख लीजिए, 100, 200, 500, 10, 20 कोई भी नोट निकाल कर देख लीजिए, उसमें साइन होगी इस पर, और उस पर लिखा हुआ होगा मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे लिखा हुआ होगा शक्तिकांत दास। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास। और ये आप नोट पर चेक कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा, थोड़ा मेमोरी के लिए अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 दशक पुराने दोहरे कराधान से, दोहरे कराधान क्या होता है? डबल टैक्सेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डबल टैक्सेशन। दोहरे कराधान से बचाव समझौते DTAA के संशोधन के लिए प्रोटोकॉल भारत और निम्न में से किस देश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? देखिए ये भी एक्चुअली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऐसे पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा होगा ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया, बट 2017 का पेपर हम लोग आपको करा रहे हैं और ये 2016 में ये चीज हुआ था, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक्चुअली हुआ क्या था? डबल टैक्सेशन। जब हम दो देशों के बीच कोई आयात निर्यात करते हैं तो कई बार हो जाता है कि उसमें डबल टैक्स लग जाता है, एक देश अपना टैक्स लगाता है, दूसरा देश अपना टैक्स लगाता है, और वो चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, हम आपस में देशों के साथ ये समझौता करते हैं कि भाई कुछ ठीक किया जाए, लोगों के साथ ऐसा गलत है। तो कई बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आप जानते होंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आती है, कई बार होता है कि डबल टैक्सेशन को हटाया जाए, सिर्फ एक लोग टैक्स लगाएं, ठीक है। तो 2016 में मॉरिशस के साथ हम लोगों ने करीब 20 साल से डिस्कशन कर रहे थे, ये बात चल रही थी कि देखिए हम लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, डबल टैक्सेशन लगा रहे हैं, चीजों पर डबल टैक्स कर रहे हैं। तो मॉरिशस के साथ ये समझौता किया गया था कि डबल टैक्सेशन को हम समाप्त करेंगे। हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2016 का, तो ये आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डबल टैक्सेशन क्या होता है ये हमने आपको यहाँ पर समझा दिया। आगे से अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान निम्नलिखित में से, देखिए 3 ऑप्शन है आपके सामने। अक्षय ऊर्जा स्रोत, अक्षय क्या होता है? अक्षय का मतलब होता है जो कभी ना खत्म हो, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज जो कभी भी समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, वायु ऊर्जा हो गई, तो ये सब चीजें हो गई। सेकंड, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म क्या होता है? जो बहुत सारे जीवाश्म जो दबे रहते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, गैसेस हो गई, डीजल हो गया, ये सब क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर के थ्रू जो बढ़ती ऊर्जा। और 4 इनमें से कोई नहीं। देखिए इस ऑप्शन का तो कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि निम्नलिखित में बोला है, यानी कि इन तीनों में हमको बताना है कि सबसे ज्यादा किसका हम कम यूज करते हैं, किसका कम योगदान है हमारी ऊर्जा में। तो देखिए आपको बता दें, रिन्यूएबल यानी अक्षय ऊर्जा जो है इसका ठीक ठाक योगदान है, और हमारा तो टारगेट ये है कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दें। आप देख रहे हैं सोलर को हम कितना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था $100 मिलियन का हमने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया कि सोलर को हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे। सेकंड बात की है जीवाश्म ईंधन की, तो पेट्रोल, डीजल, गैस कितना ज्यादा यूज होते हैं आपको पता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये भी न्यूनतम नहीं हो सकता। और थर्ड आता है फिर बचा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा। तो इन तीनों में परमाणु ऊर्जा ही ऐसी है जिसका न्यूनतम योगदान होता है हमारे ऊर्जा के योग में। हम परमाणु को बहुत ज्यादा कम, और इवन जब यूज भी किया जाता है ना, तो एक देश दूसरों को कई बार टोकता है कि नहीं परमाणु ऊर्जा के थ्रू आप एनर्जी मत यूज करिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो इसका बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट होता है। आपको बता दें एक बार क्या हो रहा था, रशिया की कहानी है। रशिया में क्या हुआ, वो लोग क्या करते हैं, परमाणु ऊर्जा के थ्रू शिप वगैरह बना देते हैं, और क्या हुआ, कोई गलती हो गई और वो शिप काम नहीं किया और विस्फोट हो गया। तो अब इससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ देखिए। वहां की पूरी जो नदी थी, बहुत किलोमीटर तक की सारी मछलियां और जो भी अंदर जीव थे पानी वाले सब मर गए, और कितना हमारा मतलब मेन सोर्स बर्बाद हो गया, पानी बर्बाद हो गया, पीने लायक नहीं रह गया। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि परमाणु ऊर्जा वाली चीजों को कम से कम यूज करें। तो इसका सबसे ज्यादा न्यूनतम योगदान रहता है हमारे ऊर्जा के उपभोग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। राज्यपाल को उसके पद से किस किस तरीके से हटाया जा सकता है? या तो पहले तो वो इस्तीफा दे सकता है, उसको हटना है तो। दूसरा किस तरीके से हटाया जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत, यानी कि राष्ट्रपति हटा दे उसको। सेकेंड, लोकसभा द्वारा महाभियोग। थर्ड, विधानसभा द्वारा महाभियोग। देखिए ऑप्शन वाइज तो ये इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस और आपने मेरे 1-2 लेक्चर भी देखे हैं सीरियस होकर, तो आप बिल्कुल आंख मूंद कर इसका आंसर कर सकते हैं। क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया, अपने भारत के संविधान में महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ यूज होगा राष्ट्रपति के लिए। तो राज्यपाल के लिए महाभियोग का ऑप्शन तो लगाना ही नहीं है। मतलब इन 2 ऑप्शन के बारे में तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए, बिना आंख मूंद के इन दोनों को काट देना चाहिए, यानी केवल ऑप्शन ए सही है, केवल ए जाएगा। अब तो ये हो गया, हमने आंसर करने का तरीका बताया। अब बात करते हैं राज्यपाल को वाकई किस किस तरीके से हटाया जा सकता है और किस किस तरीके से नियुक्त किया जाता है। तो देखिए राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, उसके प्लेजर के थ्रू राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को नियुक्त करे, जब चाहे हटा दे। जी हाँ, जब चाहे उसको नियुक्त करे, जब चाहे उसको हटा दे। तो इस चीज को बोला जाता है प्रसाद पर्यंत। हिंदी में इसका वर्ड होता है प्रसाद पर्यंत, यानी कि उसका एक तरह से प्रसाद है, पर उसके प्लेजर के थ्रू उसको नियुक्त किया जा रहा है। जनरली हमारे देश में राज्यपाल 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति की इच्छा है कि वो चाहे तो 1 साल बाद उसको हटा दे, 1 साल बाद चाहे तो किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दे, चाहे तो 5 साल बाद वापस से उसी स्टेट में बना दे राज्यपाल, या दूसरे राज्य में राज्यपाल बना दे। ये सब राज्यपाल की सब कुछ नियुक्ति और उसको हटाना सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। सारा कुछ राष्ट्रपति की इच्छा से होता है। और हाँ, दूसरा हट तो अपनी इच्छा से सकता है, इस्तीफा देना चाहे तो राज्यपाल इस्तीफा दे दे। कारण हो सकते हैं वो बीमार है, एज ज्यादा हो गई, या कोई भी कारण वो दे सकता है कि भाई वो काम में नहीं रहना चाहता, वो इस्तीफा देना चाहता है। अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहता तो सिर्फ और सिर्फ उसको कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इसमें लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा किसी का कोई योगदान नहीं होगा। और बाकी ये महाभियोग की बात तो हमने करी थी। महाभियोग तो आपको आंख मूंद के कहीं भी नहीं यूज करना, चाहे वो सीजीआई ही क्यों ना हो, अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो। ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाएगा राष्ट्रपति के लिए, अपने देश के राष्ट्रपति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए? अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आपको पहले हम समझाते हैं, फिर देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए होता क्या है, हर साल हमारा बजट आता है, आपको पता है।
ठीक है, अब तो फरवरी में आ जाता है, एक महीना पहले शिफ्ट कर दिया गया, पहले 31 मार्च को आता था, अब तो ये फरवरी में आ जाता है। तो बजट जब आता है तो आपको बता दें इसमें पिछले बजट का कोई योगदान नहीं होता, मतलब पिछला बजट हम सोचते भी नहीं है कि हमने पिछले बजट में क्या क्या चीजें की। हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा जीरो है, हमें अगले साल क्या क्या करना है, कितना अपने देश में प्रोग्रेस करनी है, उस हिसाब से हम बजट बनाते हैं। कितना हमें खर्चा करना है, कहां कहां से पैसे लाने, कहां कहां से पैसे कलेक्ट करने हैं और उसको कहां कहां पर लगाना है। तो ये इसको बोला जाता है शून्य आधारित बजट। यानी कि जब आप बजट बना रहे होते हैं तो बेस क्या है, जीरो है हमारा, हमको कुछ भी नहीं सोचना, हमें इस साल के बजट के बारे में सोचना है सिर्फ। तो इसको बोला जाता है, इस मेथड को बोला जाता है शून्य आधारित बजट, यानी कि जीरो बेस्ड, बिल्कुल जीरो होता है, न्यूट्रल से होकर आप काम शुरू करते हैं और बजट बनाते हैं इस साल का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 1908 में शुरू किया गया था यूएसए में, और इस समय लगभग हमारा देश भी मान रहा है और लगभग सारे देश इसी तकनीक पर काम करते हैं। चलिए आज का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो रही, तो इस क्वेश्चन से समाप्त करेंगे आज की क्लास। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद होने वाला, वैसे तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि अफ्रीका, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो ये कंटेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ये लगभग याद कर लिए जाते हैं। अफ्रीका में कालाहारी, देखिए आपको बता दें कालाहारी एक बहुत ज्यादा बड़ा मरुस्थल है अफ्रीका में, ठीक है। तो और ये किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये रेगिस्तान है हमारा उपोष्ण कटिबंध, बिल्कुल याद करने का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। किस प्रकार का रेगिस्तान है? उपोष्ण कटिबंध रेगिस्तान है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन था, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की खास यहाँ पर जरूरत नहीं है। जो एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन थे हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप क्या चाहते हैं, किस सब्जेक्ट की क्लास करना चाहते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जो भी आप चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके लिए क्लासेस जरूर लाएंगे। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए अभी हमारा नया चैनल है, आप देखते हैं तो थोड़ा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो लोगों को बताएं कि यहाँ पर यूपीएसआई की तैयारी कराई जा रही है, और सारे सब्जेक्ट, जैसा कि हमने आपसे वादा करें हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बस आप थोड़ा सा प्रमोट करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें चीजों को, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, फीडबैक जरूर दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।